नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हायर एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगेंगे। और देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हमने लिए हैं वो आपको टीईटी टेट के एग्ज़ाम में या फिर सीटेट की एग्ज़ाम है, यूपी टेट की एग्ज़ाम है, DSSB की जो एग्ज़ाम होती है, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम है, ओके, सेट की एग्ज़ाम है, सारी जो एजुकेशन के लेवल पर जो भी एग्ज़ाम होती है उन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाले। ओके, तो इस वीडियो को कोई भी मिस ना कीजिए। ओके, और फटाफट से इस वीडियो को देखकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ओके, तो चलिए, सफलता अब चूमेगी आपके कदम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उपनिषदों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। ओके, चले, उपनिषदों को किस नाम से पहले जाना जाता था, मतलब जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वेदांत। क्या आएगा? वेदांत। उपनिषद है उनको हम वेदांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, अपदीपो भव, जिसका मतलब होता है अपना दीपक खुद ही बनो। ओके, अपना दीपक खुद ही बनो, यह किस प्रणाली का मूल संदेश था? तो फटाफट से आप भी आंसर करते जाओ भाई, आपको अगर इसका आंसर पता है तो अपदीपो भव, यह वैदिक जो वैदिक शिक्षा बोली जाती है, जिसको औपनिषदिक शिक्षा भी बोली जाती है, जिसको प्राचीन शिक्षा भी बोली जाती है, मतलब कि यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर आएगा। ओके, चले उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? चले, प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी हमारी, ओके, वो ज़्यादातर किस विषय पर आधारित थी? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मूल्यों पर आधारित थी। ओके, ऑन वैल्यूज। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? अगर जिस भी मनुष्य के पास विद्या नहीं है, मतलब कि विद्या का जिसके पास अभाव है, जिनके पास विद्या नहीं है, वो मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पशु के बराबर माना गया है। ओके, हम कभी कभी बोलते हैं ना, ये तो पशु की तरह है ना, इनको चाहे कितना भी समझा लो लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला है ना। तो यही बात हमारे धर्मशास्त्रों में की गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शिक्षा में बौद्धिक उद्देश्य पर किस देश में जोर दिया गया? ओके, शिक्षा के अंदर जो बौद्धिक उद्देश्य, मतलब कि बौद्ध धर्म से जुड़े जो भी उद्देश्य थे, ओके, तो उन उद्देश्यों पर किस देश ने जोर दिया था? तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कि ग्रीक देश ने। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन के आंसर आप भी कमेंट बॉक्स में करते जाइएगा अगर आपको आंसर आते हैं तो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली पहले किस नाम से जाना जाता था? वैदिक कालीन भारत जो था हमारा, उस टाइम पर जो विद्यालय प्रणाली थी वो सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आंसर आएगा गुरुकुल। आपको पता होगा, है ना, आपने टीवी सीरियलों में या फिर मूवी में भी देखा होगा कि जब हमारा वैदिक कालीन मतलब क्या है, जहाँ पर जिस टाइम पर वेदों की रचना हुई थी। वेद पता है ना आप लोगों को, 4 वेद होते हैं। एक तो होता है ऋग्वेद, ओके, एक होता है ऋग्वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना वेद माना जाता है। ओके, ये क्या है भाई? सबसे पुराना वेद है, ये भी याद रखना जरूरी है। ओके, सबसे पुराना वेद। तो अगर आपको पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या आपकी 4 है। एक ऋग्वेद है, फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, ओके, यजुर्वेद, उसके बाद आता है सामवेद, ओके, और उसके बाद आता है अथर्ववेद। ओके, लास्ट वाला है आपका अथर्ववेद। ओके, तो यहाँ पर सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, जहाँ पर हम वो मंत्र बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो सूर्य मंत्र जिसको हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ये ना आपका गायत्री मंत्र है। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एजुकेशन लेवल पर आते हैं। ओके, तो ये गायत्री मंत्र जो है, जो सूर्य की उपासना करते समय हम यूज करते हैं, तो वहां पर ये ऋग्वेद में से लिया हुआ है। ओके, तो ये जो ऋग्वेद है हमारा सबसे पुराना वेद है। और उस टाइम पर अगर आपने देखा होगा, वेदों के टाइम पर क्या था कि ऋषि मुनि थे। ओके, जो भी जिसको हम ब्राह्मण होते थे उनको हम गुरु बनाते थे। और वो क्या करते थे भाई, वो जहाँ पर गुरुकुल मतलब कि वहाँ पर ऋषि का आश्रम होता था और वहीं पर बच्चे रहकर क्या करते थे, स्टडी करते थे, है ना। तो उसी को गुरुकुल बोला जाता है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई कि वैदिक कालीन भारत में विद्यालय प्रणाली पहले किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर आंसर आएगा गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ओके, जैन धर्म के अनुसार भाई शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य जैन मतानुसार अगर देखा जाए तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। क्या है, मुक्ति। ओके, जिसको हम मोक्ष भी बोलते हैं। मुक्ति को क्या बोलते हैं भाई, मोक्ष बोलते हैं। आप लोगों को पता है ना कि जैन धर्म के जो प्रतिपादक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं, महावीर स्वामी को माना जाता है। ओके, अब देखिए ये जो महावीर स्वामी है ना, वो 24वें तीर्थकर थे। कौन से, 24वें तीर्थकर थे। लेकिन मुझे ये बताइए, 24वें अगर तीर्थकर हैं तो उनको जैन धर्म के प्रतिपादक क्यों माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले इनके जो तीर्थकर थे, जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे, इसका नाम भी आपको याद रखना जरूरी है, ऋषभ देव थे। क्या था, उनका नाम था ऋषभ देव। ओके, लेकिन इनके पहले महावीर स्वामी के पहले जितने भी तीर्थकर थे उन लोगों ने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं किया था जितना महावीर स्वामी ने किया था। ओके, इसी वजह से महावीर स्वामी का नाम लिया जाता है जैन धर्म के प्रतिपादक में। ओके, और यहाँ पर आपको जैन धर्म की जो भी चीज़ें होती है वो भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसके बाद के वीडियो में हम उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन बनाकर लेकर आएंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के प्रतिपादक है, वो 24 तीर्थकर थे। पहले तीर्थकर आपके ऋषभ देव थे। ओके, चलिए, और इन्होंने यहाँ पर मोक्ष की बात की कि भाई शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए, मतलब कि मुक्ति होनी चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 7 था ना। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया भाई। चलो, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। ऐसा कौन सा दर्शन है, आपको पता है ना दर्शन कितने दर्शन है, टोटल मिला के हमारे 6 दर्शन जो है वो हमारे क्या, वैसे तो दर्शन के भी 2 पार्ट पड़ते हैं ना। एक तो होता है वैदिक दर्शन होता है। ओके, और दूसरा आपका होता है अवैदिक होता है, जिसको वैदिक दर्शन में क्या होता है, जो लोग जो दर्शन वेदों में मानते हैं उनको वैदिक दर्शन बोलते हैं, जो दर्शन वेदों में नहीं मानते हैं उनको हम अवैदिक दर्शन में उनका वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो वैदिक दर्शन में 6 दर्शन है और आपके अवैदिक दर्शन है उसके अंदर आपके 3 होंगे, एक होगा जैन, बौद्ध और आपका चारवाक। ओके, ये 3 जो है वो वेदों में नहीं मानते थे। ओके, फिर आगे बताएंगे जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा तो हम बनाकर आपके सामने रखेंगे। ओके, अभी फिलहाल ये देखते हैं कि किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा जो है वो मनुष्य की समस्याओं के मूल में है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा बौद्ध, बुद्धिस्ट। ओके, तो देखिए बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन है, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए थोड़ी सी हिस्ट्री, तो अगर आपने भी सुनी होगी भगवान बुद्ध के बारे में, है ना। तो उनको ना जब वो छोटे थे तो क्या था, उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। उनके पिता को कहा गया था, उनका पिता का नाम था शुद्धोधन। तो राजा शुद्धोधन को बताया गया था कि भाई आपका जो बेटा है ना वो बड़ा होकर कोई राजा नहीं बनेगा, लेकिन वो ना गृह त्याग करके एक संत बनेगा। ओके, संत महात्मा बनेगा। तो उसके पिता ने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और मेरा बेटा महात्मा संत बनेगा, तो ये बात तो मुझे मंजूर नहीं है कदापि। तो उन्होंने क्या देखा, उनको पता चला, उन्होंने क्या किया कि उनके बेटे को ना सारे दुख से दूर ही रखा।
और घर के जो भी महल था, महल के अंदर उनको सिर्फ सुख और सुख दिया गया, उनको खुशियाँ ही खुशियाँ दिए गई। कोई भी उनके सामने ऐसा पर्सन, दुखी पर्सन उनके सामने नहीं आने दिया, या कोई ऐसी चीज़ भी उनके सामने नहीं आने दी जो उनको दुख का एहसास कराए। ओके, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन हट ले ली, जिद पकड़ ली और उन्होंने बोला कि मुझे नगर यात्रा देखने जाना है। तो उनकी जिद पर उनका जो सारथी थे वो क्या उनको लेकर गया, और फिर उन्होंने चार लोग ऐसे देखे जो क्या थे, दुख से पीड़ित थे। ओके, और उनकी वजह से ये जो 4 घटनाएं उनके सामने आई थी, उसकी वजह से उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने कहा कि भाई जो देखिए हमारे ये सारे दुखों का मूल क्या है भाई, वासना, और हमारे अंदर जो तृष्णा रही हुई ना, तो उसी का वजह से ये सारी समस्या है। तो इसी वजह से मैं इन वासना का मतलब होता है मोह रखना। ओके, काम वासना से ही सिर्फ नहीं होता है मोह रखना। तो यहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि अगर हम गृह त्यागी कर देते हैं, हम अकेले ही रहते हैं, आज़ाद पंछी की तरह रहते हैं, तो फिर हमें कोई समस्या ही नहीं रहने वाली है ना। तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया कि समस्याओं का मूल में क्या होता है, हमारे पास समस्या कब आती है, जब हमारे अंदर वासना एवं तृष्णा होती है। ओके, तो ये जो बात बताई है वो बौद्ध दर्शन में बताई गई है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में गुरुकुल विद्यालय प्रणाली किस काल के दौरान आरंभ हुई थी? देखिए, गुरुकुल विद्यालय प्रणाली कब हुई थी, पहले हमने आगे भी बात की है ना कि वैदिक कालीन जो भी समय था उस टाइम क्या था भाई, गुरुकुल प्रणाली थी। बस इसी क्वेश्चन को हट के बना दिया भाई, उल्टा करके बना दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा भाई आपका, वैदिक आएगा। ओके, वैदिक काल के दौरान गुरुकुल विद्यालय प्रणाली आरंभ हुई थी भारत के अंदर। चलिए अब आगे देखते हैं, भारत में स्कूली प्रणाली वैदिक काल में कौन से प्रणाली के रूप में प्रारंभ हुई थी? अभी देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा है ना कि भारत में जो स्कूली प्रणाली है, मतलब कि विद्यालय प्रणाली है, वैदिक काल में कौन सी प्रणाली के रूप में प्रारंभ हुई थी? तो गुरुकुल की आगे वाला क्वेश्चन है उसको देखो थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है ना, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा गुरुकुल प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई थी। चले उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भाई। ओके, 9 के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10, टोटल आपके 15 क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई गई है? देखिए, प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली को अगर आप देखेंगे तो उसमें से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य का मतलब क्या होता है, अत्यंत तुच्छ पाई गई है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में वहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही थी। ओके, क्योंकि वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर वर्ण जो अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं के बेस पर जो भी व्यक्ति था उनका जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया था, है ना। तो जब भी बच्चा जब भी बड़ा होता है, जब वो उसका विद्यारंभ होता है, ओके, तो वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं बताई जा रही थी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बारे में हमें वहाँ पर बात की जा रही थी। ओके, तो यहाँ पर जो भी अत्यंत तुच्छ अगर जो भी शिक्षा पाई गई है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, प्राचीन शिक्षा शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? प्राचीन शिक्षा जो थी वो शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? तो श्रुति परंपरा पर या स्मृति परंपरा पर, लिखित परंपरा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा स्मृति परंपरा। अब देखिए आप बोलोगे श्रुति क्यों नहीं है, वहाँ पर तो उस टाइम पर तो देखिए जो भी शिक्षा दी जाती थी प्राचीन समय में, तो वहाँ पर क्या था, श्रुति के माध्यम, मतलब कि वहाँ पर कोई लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, वहाँ पर लेखन कला वगैरह का विकास नहीं हुआ था। ओके, तो वहाँ पर क्या थे कि गुरु थे, वो अपने मुंह से जो भी शब्द बोलते थे, श्लोक मंत्र जो भी बोलते हैं वो बोलते थे और विद्यार्थी उसको सुनते थे। ओके, तो ये श्रुति हो गई। लेकिन क्या हुआ, जो भी वेद थे, सारे ग्रंथ थे, हमारे शुरुआत के जो वेद थे वो सारे की सारी जो 4 वेदों की बात की,
तो वो जो है और उसके अलावा जो उपनिषद है, ओके, वो सारे क्या थे भाई, आप उसको श्रुति के द्वारा मतलब कि बोलकर सुनकर बच्चे क्या करते थे, उसको सीखते थे। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं था, सुनकर उनको याद भी रखना था ना, रटना भी था उनको, है ना। तो यहाँ पर रटी रटाई विद्या थी, ओके, क्या थी, रटी रटाई विद्या। मतलब गुरु जो बोलते थे बच्चे उसको सुनते थे और उसको याद रखते थे भाई, ओके। याद रखना मतलब रटना, ओके, रटते थे। वहाँ पर लेखन कला वगैरह का कोई विकास नहीं हुआ था, इसीलिए क्या रट्टा ही मानना होता था, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए स्मृति परंपरा यानी कि मेमोरी ट्रेडिशन की बात यहाँ पर की जा रही है, ओके। वही प्रोसेस थी, हमें याद रखना पड़ता था, उसे रटना पड़ता था, ओके। चलिए उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 आ गया भाई। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु किस वर्ण से होते थे। अब देखिए वर्ण व्यवस्था थी, है ना। तो जैसे कि आपको पता है 4 वर्ण व्यवस्था थी। एक थी आपकी ब्राह्मण थी, ओके। उसके बाद आपकी थी क्षत्रिय, ओके। इसी क्रम में उनको रखा गया था भाई, पहला ये, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में वैश्य को रखा गया था, ओके। और चौथे क्रम में उनको शूद्र के रूप में रखा गया था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना, ये जो उन्होंने जो 4 वर्ण व्यवस्था रखी थी ना, वर्ण व्यवस्था जिनको बोलते हैं, ये जो 4 वर्ण व्यवस्था था ना, तो उनके जाति और समाज के आधार पर उनको नहीं रखा जाता था। लेकिन वो जब भी उनके जो पार्ट पड़े थे, व्यवस्थाओं को वर्गीकृत किया गया था, तो तब क्या था कि भाई जिनको जो काम आता था, इसके बेस पर ये चार व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ओके। जो कि हमने क्या किया, जातिवाद में उसको बदल दिया है, ओके। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है, ओके। तो देखिए वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु किस वर्ण से होते थे, तो ब्राह्मण होते थे, ओके। जिनको बोलते हैं ना वेदों का और उन शास्त्रों का उनको ज्ञान हुआ करता था, इसीलिए वो ना वो पढ़ाते थे। हम बोलते हैं ना कि जिसके अंदर शिक्षक के गुण होते हैं वो शिक्षक होते हैं, है ना। अगर मैं शिक्षक हूँ तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाती हूँ, लेकिन मैं एक वकील नहीं हूँ तो मैं वकीलात नहीं कर पा सकती, है ना। मतलब कि किसी केस को जीतना हो तो मेरे लिए बहुत आसान नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा पेशा नहीं है, मेरा पैशन नहीं है, वो मेरा व्यवसाय नहीं है ना। तो यहाँ पर भी यही बात होती थी, ओके, जिसको हमने अभी क्या जातिवाद के अंदर पलट दिया है, ओके। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो थे वो वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु माने जाते थे, ओके। चलिए उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ गया भाई। चलिए प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्न में से था। चलिए प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप कैसा था, निजी था, मतलब कि प्राइवेट था। प्राइवेट का मतलब कि सिर्फ बाहरी लोग ही उनमें क्या करते थे, दान देते थे और उन्हीं को चलाते थे। फिर दूसरा सार्वजनिक, मतलब कि सबके लिए था, पब्लिक था, ओके। तीसरा है आपका निजी एवं सार्वजनिक, मतलब कि प्राइवेट भी था, मतलब बाहर से दान भी आता था और वो सबके लिए भी था, ओके। और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव था। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, तो प्राचीन समय में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वहाँ पर निजी सार्वजनिक मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों थे। प्राइवेट कैसे हुए कि जो भी बाहर के, जैसे कि देखो मान लो कि राजा थे, ओके, वहाँ के जो गांव के लोग थे वो क्या करते थे, वहाँ पर दान देते थे, ओके। और उसी दान से बच्चे अच्छे से पढ़ पाते थे। और सार्वजनिक कैसे हुआ कि सबके लिए था, ओके, सबके लिए वहाँ पर शिक्षा प्रदान कराई जाती थी, सबको प्रदान कराई जाती थी, ओके। तो इसी वजह से ये आपका निजी और सार्वजनिक दोनों ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। प्राचीन समय में गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता था। देखिए यहाँ पर जो भी संचालन करते थे, गुरुकुल का जो संचालन के हेतु जो भी संसाधन होते थे, ओके, उनके व्यवस्थापक किसे माना जाता था। देखिए राजा को माना जाता था, अभिजात्य वर्ग को माना जाता था, आवंटित ग्राम को माना जाता था, या फिर उपरोक्त सभी को माना जाता था, ओके। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे आएंगे, ओके। राजा भी यहाँ पर दान देते थे, अभिजात्य वर्ग वाले जो होते सामंतशाही लोग थे वो भी यहाँ पर दान देते थे, आवंटित, ओके, यहाँ पर आवंटित,
आवंटित होगा। ओके, आवंटित जो भी ग्राम वाले होते हैं तो वो भी, जो भी गांव के जो भी लोग होते हैं वो भी क्या करते थे, वहाँ पर दान देकर गुरुकुल का संचालन करते थे। मतलब सभी मिलकर, साथ में मिलकर गुरुकुल का संचालन करते थे। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा, उपरोक्त सभी। ओके, आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, तो हम आगे की सीरीज इसीलिए इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे, और ताकि यहाँ पर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ओके, और वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, थैंक यू सो मच।